नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे केयर प्रोटोकॉल की, जो बेबीज़ के लिए होता है। जो बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसके लिए केयर प्रोटोकॉल क्या है। क्योंकि अभी हाल ही में एक ब्रिटिश नर्स थी, लूसी लेटवी, और उनको भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। लेटवी ने शिशुओं को एयर के इंजेक्शन देकर कुछ को मार डाला, कुछ को ज़बरदस्ती दूध पिलाया गया और 2 को तो इंसुलिन से जहर दिया गया। तो आज हम लोग इसी बात को समझेंगे कि भारत में जो पेशेंट सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, लॉ और रेगुलेटरी बॉडीज़ कैसे कंसर्न करती हैं इसको। दूसरी हम लोग बात समझेंगे कि ये जो नवजात सुरक्षा होती है, नियोनेटल सेफ्टी होती है, उसके मायने क्या हैं, इशूज़ क्या हैं, और इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पेशेंट सेफ्टी प्रोविजंस इंडिया में क्या है। भारत में ये फंडामेंटल एलिमेंट है पब्लिक हेल्थ केयर का। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2018 टू 2025, मतलब इसमें कहा गया है कि भारत में मरीजों को कानून की कई लेयर्स के तहत प्रोटेक्टेड किया जाता है, ठीक है, डेट आर लार्जली फ्रेगमेंटेड। अब समझिएगा, ये फ्रेगमेंटेड है। दूसरी चीज़, जो फर्स्ट आइडिया है ना पेशेंट सेफ्टी का, वो सबसे पहले पता लगता है अपन को हिप्पोक्रेटिक ओथ में। सबसे पहला विचार जो आया, आइडिया आया। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो ये कहता है कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज है उससे रिलेटेड है। तीसरा है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, जिसमें कहा गया कि लीगल राइट ऑफ पेशेंट्स आर सेट आउट इन दिस एक्ट में। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास यह देखने के लिए एक पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है कि जो दवा और जितने भी दवाएं बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, और जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, और कहीं वो लोग ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे हैं। अब जो नियोनेटल सेफ्टी होती है वो भारत में कैसे मेंटेन होती है, बात समझते हैं। देखो, न्यू बॉर्न इन्फेंट या न्यूनेटल उसे कहते हैं जो 28 दिन से कम उम्र का बच्चा होता है। जीवन के इन पहले 28 दिनों के दौरान बच्चे की मृत्यु का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। भारतीय अस्पतालों में देखा जाए तो नवजात शिशु की देखभाल और सुरक्षा या फिर बाहरी नुकसान से सुरक्षा के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। हालांकि जन्म के समय शिशुओं में के कुछ अनजाने मिश्रण हो जाते हैं, ये मतलब मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप बोलते हैं, मिक्सअप ऑफ बेबीज एट बर्थ टाइम, और एबडक्शन मतलब अपहरण जैसे भी बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इशू क्या है, जो नवजात शिशुओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं 2019 में 5 साल से कम उम्र के सभी मौतों में से 47% नवजात शिशु की हुई, और लगभग 1/3 की मौत जन्म के ही दिन हो गई, और लगभग 3/4 की डेथ में से जितनी भी डेथें हुई थी वो फर्स्ट वीक में ही हो गई। आप सोचिए, 2023 में भारत की जो वर्तमान जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 26.6 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ है, ठीक है, जो 2022 में 3.89% से कम है। मतलब 2022 से थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है, 3.89% इसमें कमी आई है, नहीं तो ये पहले और ज़्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली 30 के लगभग। अब 2022 में भारत की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 27.6 थी पर 1000 लाइव बर्थ। आप समझिए, जो बच्चे जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर ही मर जाते हैं वो जन्म के समय गुणवत्तापूर्ण देखभाल या जन्म के तुरंत बाद
या जीवन के पहले दिनों में उनको स्किल्ड केयर नहीं हुई, या फिर उनको जो ट्रीटमेंट है ना वो इमिडिएटली नहीं मिला आफ्टर बर्थ, शुरुआती दिनों में। आप समझते हैं, एक होता है प्री टर्म बर्थ, अपरिपक्व जन्म। क्या होता है? समय से पहले किसी का जन्म हो जाए, ठीक है। कई सारी कंडीशन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं बर्थ एस्पेक्सिया और लैक ऑफ ब्रीथिंग एट बर्थ, मतलब सांस लेने में कमी हो रही हो, बच्चे में सांस नहीं ले पा रहा हो सही से, तो समय से पहले जन्म हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्फेक्शंस या फिर जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं। ये बड़े कारण हैं जो नियोनेटल की डेथ के लिए जिम्मेदार हैं। अब कई देखेंगे, कई महिलाएं पेशेवर दाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो देखभाल है, है ना, कई महिलाओं को दाइयों के द्वारा देखभाल की जाती है बच्चों के जन्म के समय। अब ये जो है ना, ये जो प्रोफेशनल मिडवाइफ्स होती हैं वो एजुकेटेड एंड रेगुलेटेड होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, तो उससे बच्चे खोने की संभावना 16% कम हो जाती है, और जन्म समय से पहले जन्म का अनुभव होने की संभावना भी 24% कम हो जाती है। अब WHO ने परिवारों को सलाह दी है कि खतरे के मामले में तुरंत चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए, है ना। आपको अपना खाना पीना भी सही रखना है, और यदि बच्चे ने जन्म के बाद पहले 24 घंटों में गतिविधियां कम कर दी हैं, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, उसे फीवर आ गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, या किसी भी उम्र में बच्चे के हथेलियों में या पैरों के तलवे पीले पड़ रहे हों, या फिर बच्चे को ठंड ज़्यादा लग रही हो, इस दौरान तुरंत डॉक्टर को बताना है। बच्चों के जन्म को रजिस्टर्ड कराना है, और बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जरूर कराना है। ये भी बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने में बड़ा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था, ठीक है, इससे भी बच्चों की जीवित रहने की दर तेजी से बढ़ती है। अब पहले अगर हम लोग बात करें कुछ दशक पहले, तो 10 में से 6 महिलाओं की प्रेगनेंसी उनके घरों में ही हो जाती थी, जिसमें वो किसी कुशल प्रसव परिचर की मदद नहीं ली जाती थी, जिससे वे और उनका जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है दोनों को जोखिम होता था। आज यह संख्या 3 गुना कम हो गई है। 10 में से 8 महिलाओं की डिलीवरी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ की जाती है, लेकिन अब इन स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता मन मुताबिक बढ़ी नहीं है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की कम गुणवत्ता का परिणाम है कि सिर्फ 42% मामलों में ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी की जाती है। तो आप समझ सकते हैं, 50 लाख महिलाएं, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, सबसे गरीब परिवारों से हैं, या ऐसे रिमोट एरियो में रहती हैं जहां अभी भी उनकी डिलीवरी उनके घर में ही होती है। भारत ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति तो की है, पर सबसे अधिक वंचित समूह तक पहुंच बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बालिकाओं पर, गर्ल चाइल्ड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां देश में तेजी से बढ़ते स्तर से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, वहीं इससे नवजात कन्या की देखभाल करने में सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं भी सामने आई हैं। कई मामलों में, विशेष रूप से बिहार, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखा जाए कि नवजात कन्या की उचित देखभाल नहीं की जाती, गर्ल चाइल्ड की देखभाल नहीं करते। सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। हालांकि कि जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होती हैं, गर्ल चाइल्ड, वो देखा जाए तो वो जैविक रूप से ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाने के कारण सामाजिक रूप से वो कमज़ोर रहती हैं। नवजात शिशुओं के लिए यूनिसेफ के कार्यक्रम में देखभाल की
असमानताओं को भी कम करना होगा, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना होगा, और तभी हम लाखों छूटी हुई माताओं और नवजात शिशुओं को बचा पाएंगे। यूनिसेफ का दोनों लिंगों के नवजात शिशुओं की मृत्यु में समान कमी लाने पर जोर भारत सरकार की इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली है, जिसमें यूनिसेफ एक प्रमुख भागीदार है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिशुओं की रोके जाने वाली मृत्यु, ठीक है, स्टिल बॉर्न के जन्म में कमी लाना और शिशु मृत्यु दर व स्टिल बॉर्न दर को 2030 तक इकाई अंक तक लाने का टारगेट है। प्रसव का दिन, डिलीवरी का डे माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा होता है। लगभग आधी जो मातृ मृत्यु होती है, जिनकी माँओं की डेथ होती है, और 40% बच्चों की इसी दिन होती है। अतः यूनिसेफ ने इन कार्यक्रमों में इस डिलीवरी डे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब अगर सुविधा आधारित शिशु देखभाल होगी, बच्चे की देखभाल की जाएगी, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे। वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ इस पे काम कर रहा है। भारत में भी यूनिसेफ भारत सरकार की के साथ इस स्तर पर काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ और सरकार की कई सारी नीतियां ऐसी हैं जिनके तहत इस पर काम किया जा रहा है। जिसके लिए माताओं को पोषण, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एनीमिया की जांच समय समय पर ऐसी मात्राओं की, और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पुष्टाहार योजना ऐसी माताओं और बच्चों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा भी हमें इससे भी आगे सोचने की जरूरत है। साथ में समय के साथ साथ इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि हर बच्चे के जन्म के समय उस बच्चे तक और उसकी माँ तक इन सुविधाओं की पहुंच हो सके। नमस्कार, जय हिंद।